नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये इम्पोर्टेंट लेक्चर के सामने है। 2024 की जो आप लोग को पीसीएस की परीक्षा होनी है प्रीलिम्स के लिए, इसके साथ-साथ जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आ रही है आपकी। लगभग ये दोनों परीक्षाएँ महीने भर में होंगी। जब भी परीक्षा होंगी, दोनों महीने भर के गैप में हो जाएँगी। तो लगभग हमारे पास 2 से 3 महीने का, एटलीस्ट 3 महीने का समय है और इसमें हमें पीसीएस को अलग-अलग प्रकार से करना है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है ख़ास तौर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, है ना? जिसको हम लोग उसको पीवाईक्यू भी बोल देते हैं या अन्य नामों से भी लोग बोलते हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षा में पूछे गए प्लस उसके ही जैसे कुछ और भी प्रश्न, है ना? तो पीवाईक्यू एक तो होता है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर एग्जाम का ही हो, है ना? मैंने जो ये लेक्चर रेडी किए हैं उसमें यूपी पीसीएस के उत्कृष्ट प्रश्न तो हैं ही, जो आसान से जो पहले आते थे वो नहीं। इसके अलावा जो भी बड़ी परीक्षाएं हैं इस स्तर की, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी के अलग अलग जो एग्जाम्स हैं, सीडीएस के हो गए या सीएपीएफ के हो गए, जो उस स्तर के हैं, प्लस और भी जो उत्कृष्ट पीसीएस हैं जो रेगुलरली उच्च स्तर के एग्जाम लेते हैं उसके क्वेश्चंस, तो उसको ऐड करके पूरा पीवाईक्यू सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषयवार तरीके से चीज़ें होंगी। उसका ये लेक्चर आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं और आज हम एंशंट इंडिया के ऊपर बात करेंगे, प्राचीन भारत के ऊपर करेंगे। अभी तो ये एक ही भाषा में आज है, अगले लेक्चर से आपको ना लगभग ये दोनों लैंग्वेज में मिलने को शुरू हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। और इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी बड़ी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको मुश्किल से लगेगा जो लगेगा कि ये इरेलीवेंट है मेरे लिए। इसमें खास तौर से उन्हीं प्रश्नों को जगह दी गई है जो कि एक उच्च स्तर की परीक्षा के अभ्यर्थी के लिए सही रहते हैं और उसके समय को वाकई में बचाएं। और जितना वो लेक्चर देखे तो उसे लगे कि हाँ, निश्चित रूप से कुछ नया या कुछ बेहतर चीज़ें इकट्ठी करने को मिली हैं। पीडीएफ डाल दी जाएगी टेलीग्राम को। चीज़ों को शुरू करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। पहला लेक्चर, सॉरी, पहला क्वेश्चन, जो पहली शीट है उस पर बेसिकली हमें 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृद भांड के 3 प्रतिरूप नहीं है? मतलब कि 3 की जगह बेसिकली 4 होना चाहिए यहाँ तो। खैर देखिए, मृद भांड मतलब पॉटरी, है ना? जो अगर साधारण भाषा में बोले तो जब प्राचीन काल में आप जगह जगह देखते हैं, जब हम साक्ष्य की बातें करते हैं किस काल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो उसमें ना एक बर्तनों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। या मिट्टी के जो बने हुए जो बर्तन हैं जिसको हम मृद भांड खासतौर से बोलते हैं, पोट्री इसको बोलते हैं। तो इसमें ना अलग अलग कैटेगराइज किया गया था। बेसिकली 4 प्रकार की जो शॉर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं ना, ये सारे ना, ये सारे बेसिकली मृद भांडों के या पॉटरी के प्रकार हैं। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक स्वरूप जो है वो इनमें से पॉटरी का प्रकार नहीं है। देखिए, इनको ना कलर के आधार पे भी हम बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। अब जैसे ये ओसीपी है, ओसीपी किसको बोलते हैं? ये गेरुआ कलर का जो मृद भांड होता था, जिसको खास तौर से अगर हम बोलते हैं गैरिक मृद भांड, हाँ ठीक है, ओसीपी के नाम से इसको जाना जाता है, गैरिक मृद भांड इसको बोलते थे। या इसको इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो ऑक्यूर कलर्ड पोट्री, मतलब गेरुए कलर के जो मृद भांड मिले हैं वो। तो पहला तो ये हो गया, तो मतलब ये कि ये प्रतिरूप तो है, ये इसका पार्ट है। दूसरा हो गया, एक मिनट, दूसरा हो गया एनबीपी। एन मतलब नॉर्दर्न, है ना? कई जगह ना इसको एनबीपीडब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इसका प्रतिरूप है। इसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री वेयर, मतलब जो कृष्ण रंग का या सांवले रंग की जो पोट्री हमें देखने को मिली है ना, कलर्ड। उसके बाद देखा BRW, बी से हो गया ब्लैक, आर से हो गया रेड। तो लाल और काले के कॉम्बिनेशन के जो पोट्री है वो भी है। अब ये CCE जो है, ये बेसिकली ऐसा कोई पोट्री का हमारे हिस्सा नहीं है जो साक्ष्यों के रूप में हमें देखने को मिले हैं। तो इसकी जगह चौथा कौन सा है? PGW। PGW इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताने की कोशिश अगर करेंगे, बेसिकली ना ये अगर देखा जाए तो कलर्ड, ये मल्टी कलर्ड भी आप कह सकते हैं कि कलर्ड जो पोट्री है, मृद भांड है वो। तो इस चौथा हो गया PGW। तो ये जो CCE है, ये बेसिकली ना हमारा ऑड वन आउट है। वो इस मृद भांडों की जो कैटेगरीज हैं अलग अलग 4, उसका हिस्सा नहीं है। बाकी सारे ये सारे उसका हिस्सा है। इसको अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्लेन है, फुल फॉर्म में है। बाकी इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया है। क्वेश्चन में इसी फॉर्म में आया था, ठीक है। और ये 2023 में ही ये क्वेश्चन यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में खासतौर से पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, लेकिन इजी में भी देखिए कैसे कई बार ना, अब हम लोग को जब ये क्वेश्चन, अभी तो क्या है कि कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, है ना, व्हाट व्हेन वेयर वाले। अब इसमें ये पूछ लिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है सुरकोटदा, ये बेसिकली गुजरात में है, आपको पता होगा, है ना। तो इसकी खोज किसने की थी? हर जगह की खुदाई में सबका अलग अलग रोल था, अलग अलग व्यक्ति ने एक्सकवेशन की थी। इसमें बीबी लाल बहुत फेमस नाम है, एस.आर. राव, वाई.डी. शर्मा और जगपति जोशी, ये सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग साइट्स की खोज की थी। करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, करीब 10 लाख 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता है ना। उसमें अलग अलग स्थानों को अलग अलग लोगों ने खोजा था, जिसमें जगतपति जोशी जो हैं इनको सुटकोटा में एक्सकवेशन का श्रेय मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमें स्ट्रेट, तो हम ये भी देख सकते हैं कि भाई अगर ये किसी और ने इन्होंने किसी और जगह एक्सकवेट किया तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन जो हमारा है वो क्लियर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, फिर मृदभांड के ऊपर ही हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश में रखने की कोशिश करूंगा ना, तो चीजें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज थोड़ी इनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ है। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। प्राचीन भारत मृदभांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं इसमें, देखो वही वाला आ गया, उसी के ऊपर ही आ गया। 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब ये देखो, NBPW के बारे में बोल रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर जो है, जिसको हिंदी में उत्तरी कृष्ण उपयुक्त मृदभांड बोलते हैं, उस प्रकार के मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो 600 ईसा वर्ष पूर्व के भारत के पुरातत्व स्थलों से मिलते हैं। ये बात सही है कि गलत है? मतलब जो ये नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री वेयर है, ये कब, इसका किस समय के एरिया में मिलता है, किस काल में मिलता है, तो ये सही है। तो पहली बात तो यही कि आंसर तो खैर यही होगा। ठीक है, ठीक है, आंसर तो खैर यही होगा। हम थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। जो हमारा कलर्ड ग्रे वेयर जो है, हमारा चित्रित धूसर वाला ग्रे जो कलर का है, उस मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो संगम काल कह रहा है। संगम काल सदर्न इंडिया का, आप देखें तमिल लिटरेचर का पीरियड बोला जाता है ना, ये दक्षिण भारत के बड़े भूभाग में मिलता है। जी नहीं, ये नॉर्दर्न इंडिया के हस्तिनापुर हो गया, मेरठ के आसपास, आलमगीरपुर, इधर भी इसके साक्ष्य मिले, तो साउथ का तो कैंसिल हो गया ये। ठीक, तीसरा बोला गैरिक मृदभांड केवल दक्षिण भारत में मिलता है, नहीं, गलत है, केवल वर्ड गलत है। ठीक, तो कृष्ण एवं लाल मतलब ब्लैक एंड रेड जो पॉटरी है, वो नवपाषाण स्थलों पर कभी नहीं मिली, ऐसा नहीं है। अलग अलग पीरियड्स में, हर पीरियड के साक्ष्य हैं, हर काल के साक्ष्य हमको मिलते हैं, तो न्यूलिथिक एरा में भी इसके साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये 3 स्टेटमेंट बच्चे गलत हैं, ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका स्तर आप देखेंगे तो कितना कई सारी चीजें हमारी, जो कई सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है। ये अगर आप कोई भी एंशिएंट इंडिया की बुक खोलेंगे ना, तो आपको यही दिखाई देगा कि पहले 2-3 पेजों में ये क्वेश्चन होंगे, उन पेजेस को जिनको हम इंपॉर्टेंट ही नहीं देते हैं, या इंपॉर्टेंस की समझ नहीं पाते हैं। देखो कैसे कनिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। 1920 सेंचुरी के आसपास की बात हो रही है, उस समय जो पुरातत्वविद थे, जो आर्कियोलॉजिकल का काम करते थे, उससे जुड़े हुए थे, उनके बारे में है। ये कार्यों से संबंधित निम्नलिखित प्रेक्षणों को, ऑब्जर्वेशन को कौन सा एक सही नहीं है? मतलब 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्या कंसेप्ट गलत है? पहला बोल रहे हैं कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वे के पहले महानिदेशक, पहले DG अलेक्जेंडर कनिंगम थे। बिल्कुल सही बात है। तो उनका कहना था कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू हुआ है। क्या ये सही है? क्या जॉन मार्शल ने आमतौर पर नियमित समतल इकाइयों के साथ साथ उत्खनन की पद्धति अपनाई और स्थल के स्तर विन्यास की उपेक्षा की? इनकी बात सही है। जॉन मार्शल का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने जो प्लेन इलाके थे उसके एक्सकवेशन पे ज्यादा ध्यान दिया था। ये बात सही है। REM व्हीलर ने, जो व्हीलर का सिद्धांत है, व्हीलर ने समतल रेखाओं के साथ साथ खुदाई करने के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण की आवश्यकता को सबसे पहले पहचाना। मतलब देखिए, व्हीलर ने ऊबड़ खाबड़ या टीले नुमा जो जगह थे उस पर ज्यादा ध्यान दिया कि यहां हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ठीक है, 2 बड़ी डिफरेंस है। देखो, जॉन मार्शल ने ज्यादातर प्लेन इलाके पे काम किया, व्हीलर ने दोनों पे काम किया। अब चौथे क्या बोल रहे हैं, अमलानंद घोष प्री हड़प्पन परिपक्व
हड़प्पा संस्कृतियों की भी समानता की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी करेक्ट है। बेसिकली जिसमें जो गलत आंसर था पहला था। कनिंघम नहीं मानते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भारत के सभ्यता की शुरुआत हुई है, वो उससे पहले के काल को भी वैल्यू करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ यही कंटेंट मिलेगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास तौर से भारतीय इतिहास के संबंध में अलेक्जेंडरी, एएच लॉन्गरहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किन गतिविधियों से जुड़े हुए थे? अब देखो, देखने में क्वेश्चन लगेगा कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली ये भारत के आर्कियोलॉजी से रिलेटेड बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज थी जिन्होंने भारत की आर्कियोलॉजी में कार्य किया, भारत के पुरातत्व को लेके कार्य किया, भारत के इतिहास को जानने की जिन्होंने कोशिश की। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओह, सिक्स्थ क्वेश्चन आई गेस नहीं लिख पाए, ये सेवंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवपाषाण काल न्यूलिथिक एरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास से हम दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, तो जो इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं आज थोड़ा सा बियर कर लो। ठीक है, पहला, इस काल, अच्छा ये बोला न्यूलिथिक एरा के कंटेक्स्ट में क्या बात गलत है? इस काल की अभिलाक्षणिक विशेषताओं में घिसे हुए और पॉलिश किए हुए पाषाण के कृषि पशुओं को पालतू बनाना, पाषाण के औजार, कृषि पशुओं को पालतू बनाना, मृदभांड शामिल है। मतलब बोल रहे हैं कि इस काल में बेसिकली पॉलिश्ड वेपन्स थे, एग्रीकल्चर हो रहा था, पशुओं को पालतू बनाया जा रहा था और पॉटरी भी मिल रही थी। ये सारी बातें तो मुझे ठीक लग रही है ना? ओके कर दो। अब बहुत से लोग इसमें क्या कंफ्यूज होंगे कि यार मृदभांड मिलते थे कि नहीं? मिलते थे भाई। ठीक है, बी ऑप्शन, इस काल को नव प्रस्तर युग भी कहा जाता है। बिल्कुल, नए नए हथियार बने हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये अभिलाक्षणिक विशेषताएं उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में लगभग एक ही समय में दिखाई देती है। लगभग कृषि का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 8000 बीसी के आसपास मेहरगढ़ बलूचिस्तान में प्राप्त होता है। ये साक्ष्य बेसिकली देखा जाए तो 7000 बीसी है और ये बहुत करेक्ट है, क्लियर है। मतलब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन से होती है, तो ये 8000 गलत है। बहुत से लोगों को लगेगा यार तो वही सही सही है, तो बेसिकली यहाँ 7000 होगा। बलूचिस्तान जो कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। भारत में अगर इसी की बात कही जाए, जो धान के साक्ष्य मिलते हैं ना, भारत में अगर ओल्डेस्ट साक्ष्य अगर देखे जाए अनाज के, तो है बस्ती, है ना, संत कबीर नगर के पास, वहां पे लहुरा देव नाम की जगह है। लहुरा देव, वहां पे साक्ष्य मिलते हैं। बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप में तो चलो बलूचिस्तान है, मेहरगढ़, लेकिन सिर्फ भारत की बात करें वर्तमान में तो लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प स्कल्पचर के उत्पादन केंद्र के रूप में किसी पुरातत्व स्थल को चिन्हित करने हेतु पुरातत्वविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सा महत्वपूर्ण चिन्ह मार्कर जरूरी है? मतलब किसी जगह को हमें डिक्लेयर करना है कि ये हेरिटेज साइट, हेरिटेज नहीं, ये पूरा पूरा प्राचीन काल से संबंधित हमारी साइट है ना? उसके लिए क्या क्या ऐसी चीजें वहां से मिलनी चाहिए कि लग सके कि हाँ भाई ये उस पीरियड की ये साइट है, या वहाँ क्या क्या सामान मिले? ऐसे तो नहीं ना कहीं कुछ खोद दे, कुछ भी मिल गया तो उसको बोल देंगे जी ये हमारे प्राचीन काल से संबंधित साक्ष्य, जी नहीं। तो भी क्या क्या ऐसी चीजें मिलनी चाहिए जो कि इसकी सुनिश्चित करे? पहला है कच्चे माल का प्रमाण, जैसे प्रस्तर, पिंड, पूरे, शंख आदि मिले। दूसरा, स्थल का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार का क्या मतलब है? मतलब ज्यादा बड़ी जगह रहेगी तो कि वो साइट हो सकती है, या छोटी रहेगी वो साइट हो सकती है, साइज से मतलब नहीं है, काट दो। अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट का प्रमाण। ठीक है, मुझे ये भी ठीक लग रहा है, तो एक और तीन तो ठीक लग रहे हैं। विविध प्रकार के मृदभांड का प्रमाण, जरूरी नहीं मृदभांड मिले, यहाँ मृदभांड एक प्रकार का साक्ष्य हो सकता है, लेकिन मृदभांड का कंपल्सन नहीं है कि मृदभांड या पॉटरी मिलना जरूरी है, काट दो इसको। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये आंसर होना चाहिए इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड जो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मैच करना है। अब इजी अपने क्वेश्चन ये। अब देखो कई बार ना हड़प्पन साइट को मैच करना होता है तो बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन दिख जाते हैं जो होते हैं। इसमें एक आध टॉपिक अच्छा दिया हुआ है, जैसे आलमगीरपुर तुमको पता है मेरठ ना, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लगा दिया। कालीबंगा अपने को पता है राजस्थान होगा, है ना। राखीगढ़ी लगा दिया अपने को, हरियाणा। नागेश्वर सौराष्ट्र, देखो सौराष्ट्र दिया हुआ है, गुजरात, ठीक है। सौराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र के बीच का क्षेत्र लगा लीजिए, इस तरह का क्षेत्र है, ठीक है। ये हो गया नागेश्वर, क्लियर है। ये मैच द कॉलम है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? आहा, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन किस जानवर का ज्ञान नहीं था? बैल, घोड़ा, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो इसको, ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया था। बहुत से लोग बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ना घोड़े का ज्ञान नहीं था। घोड़े का यूज तो उन्होंने नहीं किया है, यूज नहीं दिखता है, लेकिन उसके ना साक्ष्य मिल जाते हैं भाई यहाँ पे सुरकोटदा से, सुरकोटदा में साक्ष्य मिले हैं, तो ये बोला जाएगा। कई जगहों पे हाथी के बारे में बोला गया कि हाथी के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बोर्ड ने जो आंसर एक्सेप्ट किया है वो डी ऑप्शन, इट मीन्स वो सबको जानते। बैल तो था ही क्लियर, तो जो बोर्ड था वो तो डी बोल रहा है, ठीक है। वैसे कई जगहों पे हाथी को लेके कंफ्यूजन है, तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के सीमांत का निर्धारण करता है? अब देखो, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के सीमांत मतलब किस साइड की सीमा का? भाई मेरे ख्याल यहाँ पूर्वी सीमा होनी चाहिए। चलो सारी बता देते हैं। ईस्टर्न साइड में देखो, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है लगभग लगभग त्रिभुजाकार थी, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ईस्ट में, अब बिल्कुल इधर ईस्ट में आलमगीरपुर है ना, मेरठ वाला, मेरठ। इधर आप चले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल हड़प्पा चला जाएगा ना, मोहनजोदड़ो। नीचे आप चले जाओगे, दायमाबाद है ना, महाराष्ट्र वाला। यहाँ चले जाओगे तो मांडा है ऊपर में उत्तर की तरफ, ये बॉर्डर है। तो यहाँ पे बेसिकली आलमगीरपुर की बात कर रहे होंगे ईस्ट का, क्योंकि क्वेश्चन ईस्ट लिखा था, ईस्ट लिखना भूल गए यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। इलाका के क्वेश्चन ये भी आता है, क्या शेप थी, तो ट्रायंगुलर शेप थी। एनसीईआरटी में ट्रायंगुलर है, बहुत सी किताबों में रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में बड़े कुंड और जलाशय मिलते हैं? मतलब किस नगर में बड़े कुंड मतलब कुएं और सरोवर मिलते हैं, मतलब रिजर्वॉयर्स मिलते हैं, जलाशय मिलते हैं? देखो कुएं तो कई जगह, मोहनजोदड़ो में भी बहुत कुएं मिले हैं, लेकिन जलाशय और ये दोनों की बात करें, धोलावीरा ये तो यूनेस्को की हमारी हेरिटेज साइट भी है उत्तर प्रदेश में ना, ओ सॉरी गुजरात में। वहाँ पे ना ये इसके लिए ही फेमस है, बड़ी बड़ी बावड़ी बनी हुई है वहाँ पे, है ना, रानी की वाव वहाँ बड़ी फेमस है, तो धौलावीरा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी मिली है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। यज्ञ वेदी मुझे बताइएगा आंसर क्या होगा, राखीगढ़ी होगा या कालीबंगा होगा? आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। चलिए, वैसे आसान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में आया फायर ऑल्टर के नाम से इसको जाना जाता है, राखीगढ़ी या कालीबंगा, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले उसमें से कौन सी बात इसमें गलत बताई गई है? ये बोल रहे हैं कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। 4x3x1 साइज की जो ईंटें होती थी वही डायमेंशन में होती थी, ठीक है ना। मुख्यतः सभी घरों पर एक मंजिला ही बनाई जाती थी, नहीं 2 मंजिला भी मिलते हैं साक्ष्य। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये भी करेक्ट है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की, हाँ ये भी ठीक है। कौन सी इसमें गलत बता रहे हैं, इसमें से कौन सी बात गलत है? तो सेकंड तो गलत है भाई, देखो सेकंड तो गलत है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, नहीं ये ऐसा तो नहीं है। मतलब मेजॉरिटी में अगर ज़्यादा देखा जाए तो 4x3x1 ये होता है, ठीक है। तो ये साइज बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा यूज हुआ है ना। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। तो सेकंड हमारे साथ कहाँ कहाँ लगा, हर सब में लगा हुआ सेकंड। इसमें अगर हमें थोड़ा सा रुकना हो तो हम ए को भी साथ में शामिल कर सकते हैं। तो ए और फर्स्ट और सेकंड जो हमारा है ये बेसिकली हमारे इनकरेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ बिल्कुल चिन्हित नहीं किया गया था, कुछ कुछ डिफरेंस थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातन स्थल से नाव के चित्र मिले हैं? जहाँ समुद्री जहाजों की नाव की बात हो तो लोथल को नहीं भूलना है बच्चों। अब लोथल ऑप्शन में है क्या, देखेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। मोहनजोदड़ो लोथल, बात खत्म। गुजरात में एकमात्र पोर्ट अगर देखा जाए तो पोर्ट के रूप, बहुत बड़े पोर्ट के रूप में था ये, ठीक है, साल का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल है, कालीबंगा तो नहीं है, राखीगढ़ी तो नहीं है, डाबर कोट है क्या? अब मुझे बताइएगा कौन सा इसमें आंसर है। लोथल क्लियर हो गया, डाबर कोट कहाँ है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल प्रशासन में
भागदुह कौन अधिकारी? अब देखो वैदिक पीरियड का क्वेश्चन आ गया, मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन वाकई में आप लोगों को बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। किसको भागदुह बोला जाता था? जंगलों का प्रधान अधिकारी, राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, 18th क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? सबसे पहले वैशाली, ये मगध को ना राजगृह बोलते थे भाई। ये ऑप्शन हमारा क्लियर है, ये तो आप लोगों ने खूब देखा होगा, ये ऑप्शन है। ठीक है, राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था? फेमस, बहुत फेमस दशराज युद्ध, ये हुआ था रावी नदी के तट पे, है ना? तो रावी नदी को उस काल में क्या बोलते थे? पुरुषणी, पुरुषणी रिवर। डन। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित ये क्वेश्चन है, इस पे क्या बोल रहे हैं ये, इनमें से सही स्टेटमेंट चुननी है अपने को। वर्धमान महावीर ने प्रेमिका ग्राम नगर के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पे समाग नामक ग्रह स्वामी के क्षेत्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। बिल्कुल सही बात है, शाल वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था ये कैवल्य ना, ऋजुपालिका नदी के तट पे। ठीक है, पहला तो करेक्ट लग रहा है। दूसरा, वह अवस्था जब कर्म तत्व वास्तव में जीव की दिशा में इसे बांधने के लिए प्रभावित होने लगते हैं, उसे आस्त्रव कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, तुम्हारे दोनों आंसर करेक्ट है, बहुत शानदार। प्रश्न कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके और मित्र पीसीएस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर उन तक शेयर कीजिए। जीवक चिंतामणि, ये बेसिकली महाकाव्य है जैन धर्म का, अगर देखा जाए जैन संप्रदाय, एक जैन मुनि हुए थे, है ना, तिरुकतेश्वर, हाँ तिरुकतेश्वर जी, बी ऑप्शन हमारा है, इनके द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भगवान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? 24वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल करेक्ट है। माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने जीवन काल में शादी नहीं की थी भाई, यशोदा की थी, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। 527 बीसी में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, बिल्कुल देहत्याग हुआ था, है ना। 599 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ था और पावापुरी में इनका देह वसान हुआ, तो डी ऑप्शन भी सही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ना, ये हमने स्ट्राइक आउट कर दिया, ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत। तो ये है आज के प्रश्न, कैसे लगे मुझे प्लीज़ बताइएगा, और अच्छे लगे तो फीडबैक दीजिएगा, और कहीं कोई सुधार गुंजाइश है वो भी बताइएगा। 2024 के पीसीएस आरओ को धूम से जबरदस्त तरीके से फिनिश करिए, गारंटी बता रहा हूँ, इस सीरीज से आपको कम से कम 30 से 35% क्वेश्चन सीधे मिलने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर की सीरीज अगर आप कर लेते हो तो आपको 50% जो पेपर है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।